नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं सशक्त बीएसएफ। जी हां, सीएम सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के एक अधिकारी के पास से अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को साझा करने का एक 3 नए राज्य यानी असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब के अंदर 50 किलोमीटर की सीमा तक की गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती करने की शक्ति होगी। इसके साथ ही गृह मंत्रालय का यह दावा है कि सीमा पार से हाल ही में ड्रोन गिराए जाने से बीएसएफ ने अधिकार के क्षेत्र में इस विस्तार को प्रेषित किया है। हालांकि ये कदम राज्य की स्वायत्ता पर बहस को और तेज कर देगा। पंजाब के मुख्यमंत्री पहले ही इसका विरोध कर चुके हैं। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि मैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे 50 किलोमीटर के दायरे में बीएसएफ को अतिरिक्त अधिकार देने के सरकार के एक तरफा फैसले की कड़ी निंदा करता हूं, जो कि संघवाद पर सीधा हमला है। मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस तर्कहीन फैसले को तुरंत वापस लेने के लिए आग्रह करता हूं। इस तरीके की बातचीत जो है वो भी निकलकर सामने आई। अब एमएचए की दावा यहां पर यह है कि 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जो अवैध गतिविधियां हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए यह फैसला लिया गया है। लेकिन प्रशासनिक और राजनीतिक मुद्दों को भी यहां पर उठाया जा रहा है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का दावा है कि यह राजनीतिक रूप से बहुत ही संवेदनशील कदम है। बीएसएफ का एक मुख्य उद्देश्य सीमाओं की रक्षा करना और घुसपैठ को रोकना है। हाल ही के अगर मामले की बात करें तो उसे पता चला है कि वो इस नई रेखा की रक्षा करने में सक्षम नहीं है और उनके अनुसार जब तलाशी और बरामदगी की जाती है तो वो स्थानीय पुलिस और ग्रामीणों के साथ भी नियमित रूप से टकराव हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी परिचालन ड्यूटी सीमा चौकियों के आसपास है, लेकिन इन नई शक्तियों के साथ कुछ राज्यों के अधिकार क्षेत्र में भी अच्छी तरीके से वो काम करेंगे। बीएसएफ के ये अधिकारी की बात करें तो वो एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अगर हमारे पास किसी मामले में खुफिया जानकारी आती है तो हमें स्थानीय पुलिस को जवाब का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और हम समय रहते निवारक कार्रवाई कर सकेंगे। तो सीमा सुरक्षा बल अधिनियम की अगर बात करें 1967 की धारा 149 केंद्र को समय समय पर सीमा सुरक्षा बल क्षेत्र और संचालन की सीमा को अधिसूचित करने का अधिकार देती है। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। यही हमारा मुद्दा है, बीएसएफ की किस तरीके से पावर बढ़ी है, ये वाकई में अच्छा मुद्दा है या नहीं है, ये वाकई एक अच्छी चीज है या नहीं है, इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़ गए हैं इसी पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ अमरदीप त्यागी जी रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम तिवारी जी भी रक्षा विशेषज्ञ हैं, दोनों हमारे साथ में हैं। तो सबसे पहले शुरुआत अनुपम जी आपसे ही करेंगे कि बीएसएफ की पावर यहाँ पर बड़ी है। राजनीतिक अगर देखा जाए, राजनीतिक तौर पे तो कुछ लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। जो पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी हैं, उन्होंने तो एक तरफा इसका विरोध कर दिया है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि रक्षा के क्षेत्र में ये जो कदम उठाया गया है ये कितना सही है? इस कदम को गलत तो कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसकी बहुत दिनों से डिमांड थी। ऐसा माना जा रहा था कि बीएसएफ को कुछ सशक्त करने की आवश्यकता जरूर है, क्योंकि बीएसएफ के हाथ बहुत बंधे हुए थे। लेकिन आज जो विवाद जो जन्म ले रहा है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ राजनीति है, और ये एक तरह का अनावश्यक विवाद है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। बीएसएफ की जो जिम्मेदारियां हैं वो वेल डिफाइंड है। बीएसएफ के ऊपर एक एक्ट भी है। अपनी जो जितनी भी गृह मंत्रालय के अधीन जितनी भी पुलिस सर्विसेज आती हैं उनमें बीएसएफ एक सबसे बड़ी सेना है। तो उस सेना को अगर आप बांध करके रखिएगा तो उसको हाथ खोलने नहीं दीजिएगा तो वो काम कैसे कर पाएगी? उसकी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं और इन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए कुछ पावर्स उसके पास होनी चाहिए। हम एक तरह से अभी तक 1968 के एक्ट बनने के बाद भी हम बीएसएफ के ऊपर लोकल पुलिस का दबाव देख रहे थे। बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी जहां पर लोकल पुलिस और बीएसएफ के बीच में आपस में क्लैश हुआ करते थे, क्योंकि कुछ लिखा पढ़ी की जो चीजें होती वो इतनी लंबी होती थी कि किसकी जवाबदेही किसके प्रति है, कहाँ से सूचनाएं कौन देगा, खुफिया जानकारी किसको मिलेगी, या कोई आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी पकड़ा जाता है तो उसको किसे हैंडओवर करना है। ये सब चीजें रिटन में थी, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इनका थोड़ा लंबा था या ये कहने थोड़ा कठिन था। तो अब उन चीजों से बीएसएफ को निजात दिलाने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक स्वागत योग्य कदम है और इसमें जितनी भी राजनीति हो रही है वो अनावश्यक है, इसको नहीं होना चाहिए था। सिर्फ 3 राज्यों का नाम लेकर के केंद्र सरकार ने भी इसको थोड़ा सा भुनाने की कोशिश करी है कि पंजाब और गुजरात और बंगाल इनका नाम लिया गया है। मुझे लगता है ये केंद्र सरकार की तरफ से भी एक अनावश्यक कदम था। वो एक तरह से इस बात को इस तरह डिफाइन कर सकते थे कि पूरे देश में बीएसएफ को 50 किलोमीटर के दायरे में काम करने की अनुमति दे दी जा रही है, और इसको स्टेट वाइज न डिफाइन करके इसको एक पूरा एक देश के रूप में अगर डिफाइन किया तो ज्यादा बेहतर होता। और अगर आज पंजाब के मुख्यमंत्री को यह मौका मिला है कि वो इसको फेडरलिज्म के ऊपर खतरा बता रहे हैं, तो ये उनकी राजनीति है और इस राजनीति में हमको नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन हाँ, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि इसको इस तरह से पेश करते कि वो फेडरलिज्म के ऊपर खतरा नहीं बनता। अब आज गुजरात में आप देख लें, गुजरात में पहले 80 किलोमीटर तक दायरा बीएसएफ के अंदर आया करता था।
उसको घटा करके 50 किलोमीटर कर दिया गया है। पंजाब में इसी तरह से 15 किलोमीटर को बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया। बंगाल में भी इसी तरह की कोशिशें करी गई है। यानी कि एक तरह से पूरे देश में बीएसएफ का दायरा 50 किलोमीटर सीमा से कर दिया गया है। तो अगर इसको इस तरह डिफाइन किया गया होता तो शायद विवाद न पैदा होता, लेकिन अब राजनीतिक कुछ मजबूरियां रहती हैं लोगों की, नेताओं को अपनी दुकानें भी चलानी रहती हैं, वो इसके ऊपर विवाद करेंगे। लेकिन अगर सामरिक रूप से देखें तो यह बेहद जरूरी कदम था, इसको और पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि बीएसएफ को काम करना है और बीएसएफ को काम करना है तो उसके पास कुछ स्वायत्त अधिकार जरूर होने चाहिए। और इस कानून में संशोधन के माध्यम से अगर उनको अधिकार दिए जा रहे हैं तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई गलत चीज हो रही है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी है। अमरदीप त्यागी जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अमरदीप जी, पंजाब और बंगाल में बीएसएफ की पावर बड़ी है, ऐसा भी निकलकर सामने आ रहा है। वाकई ये बड़ी है पावर? जितनी भी बॉर्डर स्टेट्स हैं, चाहे वो राजस्थान हो, पंजाब हो, गुजरात हो, वेस्ट बंगाल हो, असम हो, या उसके अलावा मिजोरम है, नॉर्थ ईस्ट की दूसरी स्टेट्स हैं, मणिपुर है या फिर नागालैंड, वहां पे सब में बीएसएफ को अपनी पावर्स दी गई। और जैसे आजकल इक्विपमेंट चेंज हो रहा है, जो दुश्मन है हमारा उसका भी इक्विपमेंट प्रोफाइल चेंज हो रहा है। अभी जैसे आपने खुद ही कहा कि जो ड्रोन वगैरह से वेपन्स की ड्रॉपिंग, ड्रग्स की ड्रॉपिंग जम्मू कश्मीर, पंजाब, इस इलाके में ये बहुत दिनों से चल रहा है। तो उसको काउंटर करने के लिए हमें बीएसएफ को ये पावर देने का बिल्कुल बहुत जरूरी कदम है, और ये बहुत अच्छा कदम उठाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब ये जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बिकॉज ही इज फ्रॉम अपोजिशन पार्टी, तो उनका तो एक ये मतलब बनता है कि भाई आपने सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ कदम उठाया तो उसका विरोध करना है, जस्ट टू मतलब एक सिर्फ विरोध करने के नाम पे विरोध करना है। अदरवाइज जो नेशनल सिक्योरिटी है दैट इज प्राइम, उसमें केंद्र और राज्य का कोई मसला ही नहीं होता है, क्योंकि देश की सुरक्षा जो है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और वो सब जानते हैं। पहले जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनका भी ट्वीट आया कि नेशनल सिक्योरिटी में सेंटर का ये कदम उठाना बहुत अच्छा कदम है, उन्होंने इसको अप्रिशिएट भी किया है। और उसके अलावा राजस्थान से कोई आवाज नहीं आई है, असम से कोई आवाज नहीं आई है, इवन वेस्ट बंगाल जो ममता बनर्जी है उन्होंने भी इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है, क्योंकि इसमें जो इसके जो मुद्दे हैं वो डिफरेंट है। उसमें पुलिस का और बीएसएफ का क्लैश होने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो उसमें जो है आर्म्स से रिलेटेड जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है या क्रॉस बॉर्डर क्राइम जो है उससे रिलेटेड मुद्दे हैं, तो इसमें कोई क्लैश होने का कोई मतलब नहीं होता। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि जब इस तरह की एक्टिविटी कोई होती है, क्रॉस बॉर्डर क्राइम कोई होता है, तो ये सब जैसे बॉर्डर के लिए जिम्मेदार है, तो उसको पीछे जाने के लिए भी परमिशन होनी चाहिए। और ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि वो क्राइम को अच्छे से कंट्रोल कर सकेंगे, लोगों को जो इसमें लिप्त हैं उनको अरेस्ट कर सकेंगे। अदरवाइज कि पुलिस का इंतजार करते रहे, पुलिस से परमिशन की इंतजार करते रहे, या पुलिस को उसकी लीड दे दें, पुलिस अपने हिसाब से काम करेगी, अपने समय से काम करेगी, तो क्योंकि पुलिस के पास वैसे ही जिम्मेदारियां बहुत नहीं है, तो इस तरह की एक्टिविटी में वो सफल भी नहीं हो पाते, और जो ये क्रिमिनल्स हैं ये बच जाते हैं। तो उसके लिए बीएसएफ जो है टाइमली एक्शन, जैसे ही उनके पास कोई लीड मिलेगी या कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी, दे कैन रिएक्ट इमीडिएटली विदाउट वेटिंग फॉर पुलिस परमिशन, या पुलिस का कोई वो साथ रहने का कोई आवश्यकता नहीं होगा, दे आर फ्री टू डू। उसके अलावा जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख है या जो और छोटे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है, उनमें तो पूरी स्टेट के लिए उनको परमिशन है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो जस्ट फॉर मतलब अपनी राजनीतिक को या अपने आप को न्यूज में लाने के लिए कि हाँ हमने विरोध किया है, हमें करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी कुछ कोई बिल लाती है या कोई भी एक्शन करती है, तो ये एक अपोजिशन का एक ये बन गया है, एक मंत्र बन गया है कि उसका विरोध ही करना है। अदरवाइज विरोध का कोई औचित्य नहीं है, और यदि वो कुछ समझ के विरोध कर रहे हैं, दैट मीन्स ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन नेशनल सिक्योरिटी। बिल्कुल, आपने भी बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर दी। अनुपम जी, ये सारी जब बातचीत निकलकर सामने आई तो उसमें एक बात और निकलकर सामने आई कि गुजरात का भी दायरा घटा है। तो गुजरात में क्यों दायरा घटा है, इसके क्या मायने हैं? का जो कच्छ वाला इलाका है जहां पर बीएसएफ की तैनाती रहती है, वो उसकी सिचुएशन पूरे देश से थोड़ा अलग है। आपको 1965 का युद्ध याद दिलाएं तो 1965 के युद्ध में काफी ज्यादा कोशिशें करी थी पाकिस्तान ने कच्छ के माध्यम से भारत में घुसने की, और इसीलिए जब बीएसएफ का 1965 के युद्ध के बाद जब गठन हुआ था तो उस पर्टिकुलर क्षेत्र के ऊपर काफी ध्यान दिया गया था, और सबको समझ में आया था कि हमारी जो भी कमजोरियां
कच्छ में आकर के दिखी थी, वहां पर एक तो निर्जन इलाका है, एक तरह का वो रेगिस्तान है, समुद्र के किनारे का इलाका है और वो बंजर इलाका है। वहां पर लिवलीहुड बहुत कठिन है और वहां पर लोग नहीं रहते हैं। तो घुसपैठियों के लिए वो एक तरह से एक बहुत ही मुफीद जगह बन जाती है, वहां से वो हिंदुस्तान में प्रवेश कर सकते हैं, आतंकवादी प्रवेश कर सकते हैं। और इसी वजह से जब 1965 के बाद, युद्ध के बाद, जब भारत ने इस चीज को एनालिसिस करी कि हमारी कहाँ कहाँ कमजोरियां हो सकती थी, तो उन्होंने देखा कि गुजरात का जो बॉर्डर है वो बहुत ज्यादा पोरस है, वहां से पाकिस्तानियों के अंदर आने की बहुत सारी संभावनाएं बन जाती हैं। और इसी वजह से जब बीएसएफ का गठन हुआ था तो बीएसएफ को वहां पर एक ज्यादा मार्जिन दिया गया था, पूरे देश से अधिक मार्जिन दिया गया था, क्योंकि उसके पीछे वजह सिर्फ यही थी कि वो पूरा इलाका निर्जन है, वहां पर आदमी बहुत कम पाए जाते हैं, इंसानी बस्तियां ना के बराबर हैं। और इसी वजह से बीएसएफ को बेरोक-टोक वहां पर 80 किलोमीटर तक काम करने की इजाजत दे दी गई थी। पूरे देश में ऐसा नहीं था, पंजाब में सबसे कम इसलिए था क्योंकि अगर आप पंजाब की जियोग्राफिकल कंडीशन देखें तो वहां पर भारत पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर भी गांव बसे हुए हैं, यानी वहां पर इतना दायरा नहीं है, इतना निर्जन क्षेत्र नहीं है जहां पर बीएसएफ आसानी से काम कर सके, इसलिए वहां पर इनको दायरा इनका कम किया गया था। तो गुजरात में निर्जन जगहों की वजह से ही बीएसएफ को ज्यादा मार्जिन दिया गया था। उसको 80 किलोमीटर का क्षेत्र इसी वजह से दिया गया था क्योंकि लोकल पुलिस को, जो तब तक बीएसएफ के आने से पहले वहां पर सुरक्षा की जिम्मेदारी जिसकी थी, उसके लिए भी बहुत सारी मुश्किलात थी, क्योंकि वो उससे भी हाथ बंधे हुए थे। बीएसएफ के आने के बाद लोकल पुलिस को उस चीज से छूट मिली, उनको बॉर्डर की चेकिंग से छूट मिल गई, उनको अपने इंटरनल मैटर्स के ऊपर ध्यान देने का वक्त मिल गया और बॉर्डर की जो सुरक्षा थी वो पूरी बीएसएफ ने संभाल ली। अब बीएसएफ और लोकल पुलिस के बीच में वहां पर गुजरात में कभी क्लैश नहीं हुआ है। इवन आज अगर कहा जा रहा है गुजरात में 80 किलोमीटर का जो दायरा था उसको घटा करके 50 कर दिया गया, तो वो आज के हालात है। आज का भारत 1965 का भारत नहीं है। आज कच्छ में भी बहुत सारे नए नए इन्वेस्टमेंट हुए हैं, लोग वहां बसना शुरू किए हैं, वहां पर कई सारी बस्तियां बस गई हैं। तो आज उस 80 किलोमीटर तक जो दायरा था बीएसएफ का, उसको रहने की कोई जरूरत सरकार को नजर नहीं आई। इसीलिए उन्होंने सिमेट्रिकल करने की कोशिश करी है पूरे देश में। अब 50 किलोमीटर का दायरा बीएसएफ को दे दिया गया, जहां पर वो बेरोक-टोक किसी भी तरह की समस्या से सुलझने के लिए स्वतंत्र है, वो आतंकवादी घटनाओं से निपटने के लिए स्वतंत्र है। जैसा अमरजीत त्यागी जी ने बहुत सही कहा था कि दुश्मन भी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, वो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो रहा है, तो हमारी सिक्योरिटी एजेंसी को भी उसी हिसाब से काम करना चाहिए। समय के साथ साथ अपने आप में चेंजेस लाने चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस पूरे विवाद में, बीएसएफ गृह मंत्रालय के अंदर का एक गुट है या पहले एक सेना है, और इसकी जो कमान है आज भी नौकरशाहों के हाथ में है। तो इस चीज के ऊपर बल्कि विवाद होता तो शायद मुझे अच्छा लगता है कि बीएसएफ को नौकरशाही से निजात दिलाने की ज्यादा जरूरत है। बीएसएफ के अंदर सुधार एक सतत प्रक्रिया का हिस्सा है, वो होने चाहिए। और मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार इसके ऊपर भी ध्यान देगी कि कैसे जो कैडर है, वहां पर ऑफिसर कैडर है, जो बड़े अधिकारियों कैडर है, वो सीधे आईपीएस अधिकारियों को ला करके सौंप दिया जाता है। शायद इसके ऊपर कुछ काम करने की गुंजाइश है और शायद सरकार इसके बारे में सोचेगी। बिल्कुल, लेकिन अनुपम जी, गृह मंत्रालय ने दावा भी किया है कि अवैध गतिविधियों पर भी अंकुश लगेगा, तो ये कितना सही है? क्योंकि अवैध गतिविधियां भी बहुत बॉर्डर के थ्रू यहाँ पर होती थी, कई तरह की खबरें हमने पढ़ी हैं, तो ये आने के बाद अवैध गतिविधियों पर भी अंकुश लगेगा, ऐसा गृह मंत्रालय का दावा है। गृह मंत्रालय का दावा बिल्कुल सही है। देखिए, अगर हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखें अंशुल जी, तो बॉर्डर के आसपास का जो इलाका होता है, राजस्थान में जैसलमेर सेक्टर मैंने सर्व किया हुआ है, मुझे पता है कि जो वहां का जो इलाका है, वहां पर अगर लोकल पुलिस को पूरी छूट दे दी जाए तो कई बार अपने फायदे के लिए वो ऐसे देश विरोधी तत्वों के साथ भी जुड़े नहीं करते हैं, या ये कह ले कि वो गद्दारी तो नहीं करते हैं, लेकिन उनके एक्सपर्टाइज इन क्षेत्रों में नहीं होता है कि वो ये समझ सके कि आतंकवाद से कैसे निपटना है। तो उसके लिए एक बाहरी संस्था का वहां पर रहना जरूरी होता है। लोकल पुलिस बहुत सारी चीजों में दबाव में आ जाती है, उसके पास लोकल राजनीतिक दबाव भी रहता है, लोकल धनाढ्यों का दबाव भी रहता है। कुछ बहुत सारे समीकरण ऐसे हो जाते हैं कि लोकल पुलिस चाह कर भी खुलकर काम नहीं कर पाती है। इसलिए बीएसएफ जैसी एक संस्था को अगर ये सब चीजें सौंप दी जाती है, सुरक्षा का दायित्व अगर सौंप दिया जाता है, तो वो लोकल पुलिस ज्यादा बेहतर ढंग से काम कर पाती है। अब आप सेना का काम करने का ढंग देखें, एक उत्तर भारतीय सैनिक अगर जाकर गुजरात में सर्व कर रहा है तो वहां पर भी उसी मुस्तैदी से काम करता है, कश्मीर में भी उसी मुस्तैदी से काम करता है, नॉर्थ ईस्ट में भी करता है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण सिर्फ यह है कि उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो भारत में कहीं पर भी सर्व करें, उनका एक समान व्यवहार होता है। और इसी तरह की ट्रेनिंग बीएसएफ को दी जाती है। उनके लिए गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जैसलमेर, इससे कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। उनको वो जो लोकल हित होते हैं ना, जो बात होती है कि जो समीकरण बैठाने वाली चीजें होती है, उनसे वो दूर रहते हैं। तो मुझे लगता है जो जैसा आप प्रश्न था उसका जवाब सिर्फ यही है
कि बीएसएफ का वहां पे रहना या किसी भी जगहों पर रहना आज के जमाने की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि भारत का जो बॉर्डर है वो तीनों तरफ से बहुत ही कठिन परिस्थिति में हर समय जूझता रहता है। आज की डेट में एलओसी के ऊपर और एलएसी के ऊपर, इवन बांग्लादेश के साथ हमारे बॉर्डर पर तमाम तरह की विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, और इन समस्याओं से निपटने के लिए 24 घंटे इंटू 365 डेज एक ऐसी फोर्स का वहां पर चौकन्ना रहना जरूरी है जो कि इस काम में स्पेशलाइज्ड हो। बीएसएफ इस काम के लिए स्पेशलाइज्ड है और बीएसएफ की इसमें जरूरत बहुत ज्यादा बन जाती है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी। अमरदीप सर, अगर आपसे जानना चाहें, बीएसएफ को ये जो पावर अभी यहाँ पर दी गई है, और जितना अभी तक मैं आप दोनों की बात से समझ पाई हूँ कि अब वाकई में बीएसएफ की जो पावर है वो कहीं ना कहीं बढ़ गई है, और उसमें ये भी कहा जा रहा है कि अब स्थानीय पुलिस का दबाव भी नहीं रहेगा और पुलिस का इंतजार भी यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर बीएसएफ की पहले की अगर बात करें तो पहले क्या कठिनाइयां थी बीएसएफ की जो पावर को लेकर थी, क्योंकि जब तक ये फैसला अभी तक नहीं आया था तो पहले किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता था बीएसएफ को? देखिए, यदि कोई क्रॉस बॉर्डर क्राइम करके बीएसएफ की जो हद थी 15 किलोमीटर की, सपोज पंजाब में हम 15 किलोमीटर की थी, उससे वो पार हो जाता है तो उसको उनको पुलिस को इन्फॉर्म करना, पुलिस दे विल टेक देयर ओन स्वीट टाइम टू रिएक्ट, तब तक वो निकल जाएगा। और आप उस तरह से, जिस तरह से उसको टाइमली इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, टाइमली उसको अरेस्ट होकर उससे जो भी इंफॉर्मेशन हमें लेनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। और बीएसएफ के वो हाथ में नहीं होता था, बीएसएफ उससे बहुत सारे क्लू लेके बहुत सारे एक्शन कर सकती थी जो पहले पॉसिबल नहीं था। लेकिन आज की डेट में वो रेंज बढ़कर उसके लिए एक सहूलियत हो गई है। दूसरा मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, यदि पंजाब के चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, वो हमारे फेडरल सिस्टम है उस पर एक हमला है और जो हमारी पुलिस के साथ क्लैशेस हो सकते हैं या जो सिविल पॉपुलेशन है उनके साथ क्लैशेस हो सकते हैं बीएसएफ के, तो मुझे इसमें उनकी इंटेंशन जो है प्योरली मेलाफाइड दिखती है। दैट मीन्स ही वांटेड टू यूज और ही वाज प्लानिंग टू यूज द लोकल सिविल पुलिस फॉर हिज आई डोंट नो व्हाट पर्पस, व्हाट्स द हार्म। यदि बीएसएफ वहां पे काम करेगी, बीएसएफ ऑपरेट करेगी, बीएसएफ अपने देश की एक डिसिप्लिन फोर्स है, यदि वहां पे काम करेगी तो दैट मीन्स इट इज एन असिस्टेंट टू द पुलिस। लेकिन उनको परेशानी क्या है कि यदि बीएसएफ ऑपरेट कर रही है तो उनसे उससे दिक्कत क्या है? तो ये उनका जो कंटेंशन है कि बीएसएफ को इस तरह की पावर देना या इस तरह का उनका एरिया बढ़ाना, तो ये मेरी समझ में नहीं आता। और यदि वो ऐसा कर रहे हैं तो दैट मीन्स ही इज नॉट इंटरेस्टेड और ही इज नॉट लुकिंग फॉर द सेफ्टी ऑफ द नेशन। तो नेशन की सेफ्टी के पर्पज से बीएसएफ को ये परमिशन देना, उसका दायरा बढ़ाना बहुत एक अच्छा कदम है और इसका फायदा मिलेगा। जो ये इस तरह की जो एक्टिविटीज हो रही है बॉर्डर पे, उनसे हमें सेफ्टी मिलेगी और ये जो एक्टिविटीज है वो कंट्रोल हो जाएंगी। बिल्कुल। एक सवाल और, मतलब ये मेरा व्यक्तिगत सवाल है अमरदीप जी, क्योंकि जिस तरीके से ये चीज आने के बाद राजनीतिक जो तूल भी है पकड़ लिया, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं बिल्कुल कि हमारी डिबेट राजनीतिक तूल बिल्कुल ना पकड़े, लेकिन फिर भी जब इस तरीके की चीजें आ जाती हैं तो कुछ सवाल जो है वो अपने आप उभर आते हैं। तो जैसा कि अभी हम जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं चन्नी, उन्होंने भी कहा कि इसकी वो भरसक निंदा करते हैं, वो इसके पक्ष में नहीं है। तो जब राजनीतिक तूल यहाँ पर निकलता हुआ सामने आ रहा है तो लोग इसके लिए क्यों बोल रहे हैं कि ये सही नहीं फैसला है? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि उसके पीछे मुझे लगता है कि इनकी या तो कोई मेलाफाइड इंटेंशन है, वो पुलिस को अपने पर्पस से यूज करना चाहते हैं। वो जो पंजाब में ड्रग्स का रैकेट है उसको शायद हवा देना चाहते हैं, मुझे नहीं पता किस लिए वो कर रहे हैं। उनको नहीं करना चाहिए। यदि वो एक समझदार व्यक्ति हैं, एक परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं, यू शुड नॉट से एट ऑल, यदि, क्योंकि ये राजनीति से ऊपर की चीज है। देश की सिक्योरिटी में राजनीति जो इंटरनल आपकी पॉलिटिक्स चलती है, कुर्सी की जो लड़ाई है कि पावर में बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी या कौन सी पार्टी की सरकार आएगी, उससे ऊपर की चीज है। हमें इन सब चीजों में एटलीस्ट, मतलब देश की सुरक्षा के मामले में एटलीस्ट वी शुड नॉट कमेंट सच टाइप ऑफ रिमार्क्स, जो कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने किया। ये तो उनका, मैं कहूंगा, इररिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्स है, जो हालांकि वो गृह मंत्री को कह रहे हैं, गृह मंत्री ने एक रिस्पॉन्सिबल गृह मंत्री की तरह काम किया है, और वेयर इज हिज रिमार्क इज टोटली इररिस्पॉन्सिबल, दैट मींस ही इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। यदि वो या तो वो सेफ्टी सिक्योरिटी को समझते ही नहीं है, वो ही इज नॉट अवेयर ऑफ द थिंग, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह
जो एक समझदार मतलब वो फौजी रहे हैं, ही अंडरस्टैंड द थिंग कि क्या कैसे। तो नेशनल सिक्योरिटी को मुद्दे पर रखते हुए उन्होंने ना तो पहले जितनी भी स्ट्राइक हुई या बालाकोट स्ट्राइक हुई उस पर कोई कभी इस तरह का कमेंट नहीं किया, और ना ही अब मतलब इसको उन्होंने अप्रिशिएट किया है। दैट इज a person who is aware of the situation, a person who is aware of the national security, he cannot comment such type of irresponsible remark. तो ये पंजाब चीफ मिनिस्टर का जो रिमार्क है, इट इज टोटली इररिस्पॉन्सिबल। ही शुड नॉट कमेंट सच टाइप ऑफ रिमार्क्स। बिल्कुल। अनुपम जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसी सवाल पर? राजनीतिज्ञों की कई सारी मजबूरियां भी होती हैं, हमको समझना पड़ेगा। पंजाब चीफ मिनिस्टर अभी नए नए अपॉइंट हुए हैं, उनका पूरा जोर इस मामले में है कि वो किसी न किसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ अपोजिशन को नेतृत्व दे सके। देखिए, कई सारे स्टेट में चुनाव आने वाले हैं, पंजाब भी उनमें एक स्टेट है। हर एक व्यक्ति राजनीतिक रोटियां सेकने की पूरी प्रयास करेगा, लेकिन जैसे मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था, इस समय केंद्र की सरकार की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। वो ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे कि विपक्ष को राजनीति करने का मौका मिले। देखिए, विपक्ष के ऊपर राजनीति करने का दोष हम आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन केंद्र भी अपनी जिम्मेदारी निभाए, ये वक्त की जरूरत है। और देश की सुरक्षा जैसे मामलों पर तो राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। अब ये जो बीएसएफ वाला हम लोग जिसके ऊपर बात कर रहे हैं, जिस एक्ट संशोधन की बात कर रहे हैं, ये विवाद से बहुत बाहर की चीजें हैं। इसमें किसी भी स्टेट को विवाद करने में कोई मैटर नहीं बनता है, और अगर विवाद होता है तो सिर्फ शुद्ध रूप से राजनीति हो रही है, और इस राजनीति से बचने का जो कार्य है वो विपक्ष का भी है और केंद्र का भी है। आपको याद रखना चाहिए, बीएसएफ अकेली ऐसी सेंट्रल एजेंसी है जिसके पास अपनी नेवल विंग है, जिसके पास अपनी एयर विंग है, जिसके पास अपने खुद की आर्टिलरीज भी है, यानी कि वो हथियार भी रख सकते हैं और बड़े अच्छे हथियार रख सकते हैं। इन सब चीजों से रहते हुए आप बीएसएफ जैसी 2.5 लाख 3 लाख की मैन पावर वाली सेना को अगर विवादों में घसीटते हैं तो आप उनका मोराल डाउन कर रहे हैं। ये पक्ष और विपक्ष दोनों राजनीतिज्ञों को सोचना पड़ेगा, चाहे वो कहीं के मुख्यमंत्री हो, चाहे कहीं के होम मिनिस्टर हो। हकीकत यह है कि देश से बड़ा कोई नहीं हो सकता है, और देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, और इससे समझौता नहीं किया जा सकता है। राजनीतिज्ञों को जितना जल्दी समझ में आ जाए वो बेहतर रहेगा, और वो राजनीति के किसी भी तरफ से हो सकते हैं। मैं पक्ष विपक्ष नहीं जाऊंगा, क्योंकि राजनीति हर जगह से होती है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर बीएसएफ की जो पावर यहाँ पर बड़ी है, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो संज्ञेय अपराध हैं उसमें शामिल व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है बीएसएफ, और जो 50 किलोमीटर का दायरा जो तय किया गया है, चाहे उसमें असम आ रहा हो, पश्चिम बंगाल और पंजाब के अंदर 50 किलोमीटर तक की सीमा में गिरफ्तारी कर सकती है। तो पहले ये चीज इनके पास में नहीं थी? हाँ, पहले ये नहीं थी आयुषी जी। पहले स्टेट वाइज डिफाइन किया गया, जैसे मैंने बताया ना कि गुजरात के अंदर 80 किलोमीटर तक इनकी पावर थी, पंजाब के अंदर 15 किलोमीटर पावर थी, राजस्थान में 50 किलोमीटर तक पहले भी थी, आज भी है, कोई चेंज नहीं आया, बंगाल में भी चेंज नहीं आया है। तो इस तरह की सिचुएशन ज्योग्राफिकल कंडीशन देख करके डिसाइड करी गई थी। 1965 में इस तरह की भूमिकाएं बनाई गई थी कि देश में कहाँ काम करना है, कैसे काम करना है। अब उस पूरी चीज को सेंट्रलाइज तौर पे डिसाइड किया जा रहा है कि पूरे देश में 50 किलोमीटर का दायरा बीएसएफ को दिया जा रहा है बॉर्डर से, और उस 50 किलोमीटर के दायरे में होने वाले किसी भी बॉर्डर अपराध को हैंडल करने के लिए बीएसएफ को रेडी रखना पड़ेगा, और इससे बीएसएफ की जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। आप ये मत सोचे कि इससे केवल राजनीति वाली बीएसएफ को भी अपने आप को बदलते हुए वक्त के हिसाब से डालना पड़ेगा। जहां पर उनकी जैसे पंजाब का आप उदाहरण ले लें, जहां पर उनके पास सिर्फ 15 किलोमीटर का दायरा था, वहां पर ये संज्ञेय अपराधों के ऊपर कार्रवाइयां कर सकते थे। अब उनको 50 किलोमीटर का क्षेत्र देखना पड़ेगा, यानी उनको ज्यादा मैन पावर लगानी पड़ेगी, ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। बहुत सारे रैकेट, सर ने नाम लिया ड्रग रैकेट का, ड्रग रैकेट पंजाब की बहुत बड़ी समस्या है। उस ड्रग रैकेट से जूझने के लिए अगर पावर उनको मिलती है तो उसको हैंडल कैसे करना है। देखिए, पावर मिलना बड़ी बात नहीं होती है, पावर का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये बड़ी बात होती है, और पावर का इस्तेमाल ऐसे होना चाहिए ताकि हर तरह से देश का और स्टेट का और देश की जनता का उससे फायदा हो। बीएसएफ समय के हिसाब से अपने आप को मजबूत करेगी। अब जब उसको अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल रही हैं तो बीएसएफ उससे पूरी तरह खरी उतरेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। भारत की सेनाएं कभी भी भारतवासियों को लेट डाउन नहीं करती हैं, चाहे वो बीएसएफ हो, आर्मी हो, एयरफोर्स या कोई भी सेना हो। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी। अमरदीप जी, आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कहना चाहते हैं? संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है कि जैसे बीएसएफ पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर के लिए जिम्मेदार है, उसी प्रकार आईटीबीपी चाइना बॉर्डर को लेकर जिम्मेदार है, उसी तरह एसएसबी नेपाल के साथ लगते हुए बॉर्डर को जिम्मेदार है। तो उनके पास भी इस तरह पीछे के एरिया में उनको जिम्मेदारी दी जाती है। इट इज नथिंग न्यू, बट ये एक्सटेंशन बिकॉज इस एरिया में इस तरह का इन्फ्लक्स हो रहा है,
और इस तरह के जो आजकल टेक्नोलॉजी से जो लेस हमारे जो इंटरनेशनल जो एनिमी है या ड्रग्स को रैकेट चलाने वाले, वो सब इसमें इस तरह की जो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए हमें उसको जिम्मेदारी देना बनता है। खाली ड्रग की जो लोकल वो लोकल पुलिस करेगी, लेकिन यदि उसका कनेक्शन कहीं से ट्रांस बॉर्डर है तो दैट इज द टाइम बीएसएफ इज गोइंग टू रिएक्ट। इट्स नॉट कि यदि वो लोकल कोई ड्रग पेडलर है उसको तो लोकल पुलिस ही देखेगी, लेकिन यदि कोई स्मगलिंग करके उनके साथ कहीं से कनेक्टेड है तो उसके लिए बीएसएफ जिम्मेदार है। तो इट इज द राइट स्टेप टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट इज रॉन्गली ऑब्जेक्टेड बाय द पंजाब। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दोनों ने समय निकालकर हमें दी और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए, बहुत धन्यवाद इस चीज के लिए। तो सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के अधिकारियों के पास अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को साझा करने वाले 3 नए राज्य असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब के अंदर 50 किलोमीटर की सीमा तक की गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती करने की शक्ति होगी। गृह मंत्रालय का ये दावा है कि सीमा पार से हाल ही में ड्रोन गिराए जाने की बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में इसे विस्तार से प्रेरित किया है। हालांकि ये कदम राज्यों की स्वायत्ता पर बहस को और तेज कर दिया है, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर यही निकलकर सामने आया है कि बीएसएफ को कहीं ना कहीं सशक्त किया गया है, उसको पावर यहां पर दी गई है और अब बीएसएफ का काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। जो अवैध गतिविधियां हैं जो बॉर्डर के थ्रू यहां पर होती हैं, जिससे नशे के कारोबार को बढ़ावा मिलता है, कहीं ना कहीं उस पर अंकुश यहां पर जरूर लग पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।